तो आज शुरू हो रहे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फार्माकोग्नोसी के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, जब आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पता चलेगा तब आप फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में जान पाओगे। ठीक है, मगर आपको ज्यादा डिटेल में जो पढ़ना है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ना है। आपका जो चैप्टर है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से रिलेटेड है। ठीक है, मगर आपको पहले जानकारी किसकी होनी चाहिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही क्या बनता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है कि वो मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स a kind of metabolites that is directly involved in a normal growth, development and reproduction, जो कि प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ रिप्रोडक्शन में, नॉर्मल ग्रोथ मतलब जैसे कि प्लांट इतना छोटा है, आप 1 हफ्ते बाद देखेंगे उसकी हाइट भी बढ़ेगी, उसका लीफ का आकार भी बढ़ेगा, उसमें धीरे धीरे और डेवलपमेंट होगा, फ्रूट आएंगे, फूल आएंगे, होता है डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ में भी लगातार डेवलपमेंट होता है, सीड में होता है, हर चीज में। तो ये जो है आज उसके जो शेप साइज में डेवलपमेंट होता है, तो उसमें जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसको भी तो एनर्जी की जरूरत है ना। हम अगर ग्रो करें तो हमें एनर्जी की जरूरत है, हम लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो वैसे ही प्लांट में जो भी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उसके रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस करना, अपने आप को दोबारा प्रोड्यूस करना, मतलब कि मतलब जब उसका रिजनरेशन है ना, तो रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट में जो भी उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, उस चीज के लिए जो भी उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो गए, इसके लिए उदाहरण हो गए जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कौन सी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, सबसे पहले क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ना, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, ठीक है, सेलुलोज है, ये सारे जो हो गए है, बताइए न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड्स, ये सारे क्या होंगे, ये सारे क्या होंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये समझे तो, जैसे कि अच्छा प्लांट है, जैसे ना अगर प्लांट में खाना नहीं बनेगा, उसका स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट भी बिल्कुल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा, उसमें फूड बनने की प्रोसेस भी होगी, तो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा ना उसका। जब फूड ही तो सब कुछ है, न्यूट्रिशन ही तो सब कुछ है, उससे उसका ग्रोथ हो रहा है, तो वो न्यूट्रिशन किस चीज से मिलता है उसको, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट सूरज की किरणें वो होती है, प्रकाश के जो प्रकाश के उसमें फोटोसिंथेसिस प्रकाश के साथ जो है, प्रकाश की उपस्थिति में कहना चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति में उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट टूटता है ना, तो क्या ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर आगे जो प्रोसेस होती है उसमें उसके मतलब ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन मिलता है, फूड बनता है, तो जिसको क्या कहेंगे आप, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। फोटोसिंथेसिस क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश में हो रहा है, तभी तो फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं, आ रहा है ना, तो क्योंकि फोटॉन्स मतलब कि सूर्य के प्रकाश में मौजूद हो रहा है ना, ये बात सही है। तो सूर्य के प्रकाश में जो तो कार्बोहाइड्रेट इसमें टूटेगा, तो इससे जो है अदर जो है आपकी न्यूट्रिशन बनेंगे और प्लांट क्या होगी, ग्रोथ होगी और रिप्रोडक्शन होगा और डेवलपमेंट होगा उसका, है ना। तो इसीलिए जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट हो गए, स्टार्च हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये सारे किसके अंदर आ गए, फिर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर, सही है ना। तो अब इसी से ही क्या करेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही क्या बनेगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और आपको पूरा डिटेल में यही जानना है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंड कितने टाइप के होते हैं, उनके सब टाइप्स क्या हैं, आपको इसके बारे में ज्यादा पता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं, ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से बनते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, और कौन से प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड है, स्टार्च है, तो इनसे क्या बनेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे कि एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, टैलिन, यही तो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स।
स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि प्राइमरी से बन रहा है तो स्मॉल क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्लांट की रक्षा करते हैं और क्या कहते हैं इंसेक्ट से, और जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनसे रक्षा करते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि जो ओपियम पॉपी होता है उसकी जो बड होती है उसको इंसीज करते हैं, उससे एक स्पून निकलता है व्हाइट कलर का, उसमें जो है पेपरवेरिन होता है। पेपरवेरस सुम्निफेरम की बात कर रही थी ना, उसका बॉटनिकल नाम है। तो ये जो पेपरवेरस सुम्निफेरम ये क्या है? एल्कलॉइड्स है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसको समझने की कोशिश करो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, सही समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये जो है क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। ये किससे बनते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से, है ना। पेपरवेरिन क्या है? जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, एल्कलॉइड्स है। हाँ, तो ये जो अल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड है वो किससे बनेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट से बनेंगे। और ये खुद भी क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। ये जो होती है प्लांट में बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, प्राइमरी तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। और ये इसका काम क्या होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का? चलो हमने ये तो कह दिया कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, उसके फूड प्रोसेसिंग के अंदर सब इसका यूज किया जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या यूज है? ये मेडिसिन इंडस्ट्री में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्लांट के लिए क्या यूज है? क्यों बना रहा है प्लांट अपने अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? कुछ प्लांट अगर बना रहा है तो उसका कुछ यूज भी तो होगा प्लांट के लिए, कुछ उपयोग भी तो कर रहा है उसका प्लांट। तो ये जो होता है प्लांट, मैंने आपको अभी बताया कि ये हर्बीवोरस एनिमल्स के लिए रक्षा करने के लिए, ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल की रक्षा करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रक्षा करने के लिए, और इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनसे रक्षा करने के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या करता है? ये प्रोडक्शन करता है प्लांट, समझ गए? इनका ही कार्य होता है। किसका कार्य? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कार्य, ठीक है। ये क्लियर हुई बात? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल क्या होंगे? जैसे कि आपको मैंने बताया एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन, रेजिन, आपको मैंने वोलेटाइल पढ़ाया था वो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। टर्पेनॉइड्स पढ़ाया था, टर्पेनॉइड्स, तो ये सारे जो होंगे किसके अंदर आएंगे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आएंगे। और ये किससे बनते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से बनते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होंगे? जैसे कि कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, अमीनो एसिड के अंदर आगे डीएनए, आरएनए। कोशिका बताएगी ना उसके अंदर कोशिका के डीएनए आरएनए होता है, तो वैसे ही वो चीज किसके अंदर आए? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आए। उनको डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड के। तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए आरएनए को बोलेंगे, तो ये भी क्या आ गए? इसके अंदर आ गए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का अंदर आएगा। और इनसे क्या बन रहा है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होंगे? एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, वोलेटाइल, टर्पेनॉइड्स। क्लियर? यस मैम। हां, अच्छा, कभी कभी बहुत बार क्या कहा जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिफरेंशिएशन, कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या अंतर है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो थोड़े इसके नोट्स लिखो। आप समझ में तो आ गया ना कौन क्या होता है, आपको आराम से लिख सकोगे इसको। हाँ, तो आप लिखो डिफरेंस बिटवीन, ऊपर से लिखो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इसलिए मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, मगर आप लिख लो, कभी राइटिंग समझ में नहीं आती है। एक तरफ लिखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दूसरी तरफ लिखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पेज के दोनों तरफ देखो, पार्टीशन कर दो। पेज के इस ओर लिखो प्राइमरी और इस ओर लिखो, देखो आखिर में लिखना सेकेंडरी, और बीच में रूल खींचने के लिए जगह बनाना लाइन के लिए। एक तरफ लिखो प्राइमरी, दूसरी तरफ लिखो सेकेंडरी। समझ में आया? हाँ, अब लिखो प्राइमरी कॉलम में लिखो widely distributed in
मतलब इसका मतलब है देखो क्या है, मैं इसका मैंने आपसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जो प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स के बारे में बता रही हूँ कि देखो इसका फूड प्रोसेसिंग में होता है ना काम, जब खाना बनता है इसके अंदर प्लांट के अंदर, तो इसमें ही कितना इन्वॉल्वमेंट होता है ना कार्बोहाइड्रेट का, होता है नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का सन की प्रेजेंस में। तो सारे प्लांट्स में, सारे प्लांटों में फूड प्रोसेसिंग की प्रोसेस होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए जो होगा ये प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि सारे ही प्लांट में ये लगभग पाया जाएगा, क्योंकि सारे प्लांट को फूड की जरूरत है। समझे इस पॉइंट को? तो इसलिए क्या कह रहा है कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर प्रैक्टिकली इन ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये जो होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, ये जो होते हैं नेचर के अंदर सारे के सारे प्लांट्स में पाया जाता है, ये बोल रहा है। ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन, देखो आप वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड in nature practically or organism। practically or in all organism। सेकेंड लिखो, अब सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स में क्या लिखोगे, ये कह रहा है, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, इस पॉइंट को थोड़ा स्टॉप करो लिखना। बात ये कह रहा है बायोसिंथेटिकली ड्राइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स, मैंने आपको पहले बता दिया कि प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स से ही बनता है। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स से सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स बनता है, तो इस प्रोसेस को बायोसिंथेसिस बोला जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स से सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स बनता है, पहले बता दिया मैंने आपको। तो वो प्रोसेस जिसमें प्राइमरी मेटाबॉलाइट से सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स बनेगा, वो एक केमिकल की चेन होगी, वो एक केमिकल रिएक्शन होगी, एक 3-3, 4-4 स्टेजेस की वो केमिकल रिएक्शन होगी। ये जो केमिकल बनता है, तो ये 3-3, 4-4, मतलब आपको एक केमिकल रिएक्शन के लिए मुझे 2 से 3 क्लास लेनी पड़ेगी, कि बी फार्म में तुम्हारे कोर्सेज में भी नहीं है, बी फार्म में और डिटेल में होता है ना कॉमर्सी, तो तुम्हारे इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उनके उसमें पूरा डिटेल है कि स्पेसिफिक है सिग्मिक एसिड पाथवे हो गया, और मेलोनिक एसिड पाथवे है। ये जो पाथवेज है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी मेटाबॉलाइट से सेकेंडरी मेटाबॉलाइट बनता है। प्राइमरी से स्टार्ट हो गई और लास्ट में क्या बनेगा, सेकेंडरी मेटाबॉलाइट, और बीच में बहुत सारे केमिकल्स बनेंगे, बीच में बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस होंगे। तो ये पूरी क्या होती है, लॉन्ग केमिकल चेन के रिएक्शंस होती है। कभी कभी 3-3, 4-4 पेज भर जाते हैं, इसमें बहुत लंबी केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसी केमिकल पूरी चेन को, केमिकल रिएक्शन की इसकी पूरी चेन को बायोसिंथेटिक पाथवे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायोसिंथेटिक पाथवे। ये क्लियर हुआ आपको बेटा, क्लियर हो गया? जब प्राइमरी मेटाबॉलाइट से सेकेंडरी मेटाबॉलाइट बनता है, तो बीच में बहुत केमिकल रिएक्शंस की चेन होती है। तो ये पूरी प्रोसेस जब प्राइमरी मेटाबॉलाइट से क्या बनेगा, सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स बनेगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बायोसिंथेटिक पाथवे। बायोसिंथेटिक पाथवे। क्लियर? क्लियर बेटा? तो लिखिए बायोसिंथेटिक, सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स के अंदर लिखिए बायोसिंथेटिकली ड्राइव्ड फ्रॉम, किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स की बात कर रहे हैं। ये सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स बायोसिंथेटिकली ड्राइव्ड, ऐसे भी लिख सकते हो, सीधे सीधे स्टार्ट भी कर सकते हो, बायोसिंथेटिकली से भी स्टार्ट कर सकते हो। बायोसिंथेटिकली ड्राइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स, होता है ना, इसलिए बोला है कि बायोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू सेकेंडरी मेटाबॉलाइट बनता है, क्योंकि
synthetically derived from primary metabolites. क्लियर? इस लाइन को आ गया बेटा? इसी लाइन आई, फुल स्टॉप. More limited in distribution, restrict RESTRIC to taxonomic group, TAXONOMIC, taxonomic group. बेटा तुम्हारा छुट्टियां taxonomic group, ये क्या बोल रहे हैं, इसको समझे आप? ये कह रहा है कि ये तो बोली जो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स है वास्तविक पाथवे के थ्रू बनता है, और ये टैक्सोनॉमिक के ग्रुप में, मतलब कि जो प्लांट वगैरह होती हैं इसमें बहुत सबकी रेस्ट्रिक्टेड इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत मतलब कि ये किसी में हो, किसी प्लांट में जरूरी है कि सारे प्लांट में हो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट. और दूसरी तरफ इसमें कहा गया है कि प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स जो होते हैं वो सारे एनिमल्स में और क्या कहते हैं प्लांट में मिलता है. कार्बोहाइड्रेट सब में मिलेगा, हमें भी, हमारे अंदर भी होता है कार्बोहाइड्रेट की प्रोसेस, बनने की प्रोसेस, तो हमारे अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होगा, प्लांट के अंदर भी होगा. तो इसलिए कह रहा है कि जो प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स है वो सारे एनिमल्स किंगडम में मिलेगा या प्लांट में मिलेगा. इसमें कह रहा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड, ये सभी प्लांट में नहीं मिलेगा. समझ में आया? इसका मतलब कि जो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सारे प्लांट में नहीं पाया जाएगा. जैसे एल्कोहॉल ग्लाइकोसाइड है, वोलेटाइल है, वाले नहीं लेंगे, सारे प्लांट्स में नहीं मिलेंगे. कुछ कुछ ऐसा प्लांट होता है जिसमें सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स नहीं पाया जाएगा. ठीक हो गया? अब दूसरा देखो, ये आपको आगे नहीं समझ में इस चीज की पॉइंट, ये बोल रहा है ना, देखो मैं बात कर रही हूं, मोर लिमिटेड मतलब बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई इसमें इन डिस्ट्रीब्यूशन में, इसका जो इसका पाया जाना है वो बहुत क्या हुआ, लिमिटेड होगा. रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्सोनॉमिकल ग्रुप. ठीक है, टैक्सोनॉमिकल ग्रुप में प्लांट वगैरह में इसका रेस्ट्रिक्शन होगा कि डिस्पाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा. आगे सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी से स्टार्ट करो. डायरेक्टली इन्वॉल्विंग मोबाइल खुला है, मोबाइल खुला है, नोट्स पहले डायरेक्टली इन्वॉल्विंग ग्रोथ कॉमा डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन. ठीक हो गया ना? ये तो बता देता आपको, ये जो होता है डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है जिसमें ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और इंट्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में. जैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तो उसमें कार्बो एनर्जी की जरूरत होगी, न्यूट्रिशन की जरूरत होगी. रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में तो डायरेक्टली जो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वगैरह इन्वॉल्व हो जाए. ठीक है? दूसरा चीज लिखो, सेकेंड मेटाबॉलाइट्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये समझ में आ रहा है ना? मैं ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर. इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसमें 2 चैप्टर बन रहे हैं इसी चैप्टर में. एक अभी पढ़ोगे, एक बाद में पढ़ोगे. सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स से रिलेटेड वैसे बहुत मैटर आता है, बहुत ज्यादा. आधा पेपर, लगभग 50% पेपर इसी से आएगा. ये समझो, इसको अच्छे से समझ लो. जनरली प्राइमरी में देखो, जनरली non expensive to produce generally non expensive, generally
नॉन एक्सपेंसिव। अब मेरी बुक ना मेरे पास है नहीं, एक्चुअली मैं वो कार्टून बॉक्स में ही, मैं अभी छुट्टी दे दी थी, मैं सर्च करूँगी। तो ये उसी बुक से ही है, मैं उसी बुक से पढ़ाती हूँ, मैं किसी और से नहीं पढ़ाती। मतलब मैंने जो मैं पढ़ाया ना दिमाग में कोई चीज़ है, इस बुक से खुद पढ़ाती हूँ, मैं खाली दे दी थी टॉपिक, इस बुक का मैटर तो पढ़ा दी तो मुझे समझ में ना। जनरली नॉन एक्सपेंसिव, जनरली नॉन एक्सपेंसिव to produce, to isolate from plant or plant parts or plants. फिर से बोलती हूँ, generally non expensive to produce, to isolate from plant or plant part. From plant or plant part. एग्जाम्पल के लिए ईट और जी को स्टार्च फ्रॉम पोटैटो, स्टार्च फ्रॉम पोटैटो। अच्छा तो स्टार्च अगर पोटैटो से निकालना हो, राइस से निकालना हो, तो उसको निकालने के लिए कोई पैसा लगता है? अगर आपको स्टार्च चाहिए तो आपको स्टार्च चाहिए, तो स्टार्च किसके अंदर आता है? प्राइमरी सेकेंडरी? प्राइमरी। तो प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स में आता है स्टार्च। तो आपको अगर स्टार्च चाहिए एज अ प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स, तो तुम्हें उसे घर में आसानी से निकाल सकते हो? निकल जाता है। चावल उबालो, उससे निकल जाएगा। आलू पोटैटो से काटो, उससे काटो, उसको रात को भिगो दो, सवेरे वो जो वाटर है उसमें स्टार्च मिलेगा, उसको आप ड्राई करोगे ओवन में, तो लास्ट में जो रेसिड्यू बचेगा उसको आप पाउडर फॉर्म में उसको भी स्क्रैच करोगे, जो पाउडर है वो तो स्टार्च पाउडर होगा, होगा ही नहीं होगा? तो वो क्या बहुत एक्सपेंसिव है? एक्सपेंसिव मतलब महंगा है से निकालना? नहीं, तो सिर्फ गैस खत्म हो गई बस। तो यही बोले जनरली नॉन एक्सपेंसिव, प्राइमरी के अंदर निकालना तुम्हें, जनरली नॉन एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना, मतलब तुम्हें वो प्राप्त करने में कोई एक्सपेंसिव नहीं है इसका, उसको प्राप्त करना। तो नॉन एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, टू आइसोलेट फ्रॉम प्लांट, आलू से आइसोलेट करना स्टार्च को बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव नहीं है, यही बोल रहे हैं। ये समझ में आया? जैसे कि स्टार्च फ्रॉम पोटैटो, पोटैटो से स्टार्च प्राप्त करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और ये स्टार्च जो है वो क्या है, प्राइमरी मेटाबॉलाइट है ना, सेकेंडरी मेटाबॉलाइट। जनरली एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, जनरली एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। अब आपको वोलेटाइल ऑयल, मैंने कहा था कि क्लोव से वोलेटाइल ऑयल हमने हम निकालेंगे, मैंने आपसे क्या कहा था? क्लोव से होता है, क्लोव को वोलेटाइल ऑयल खुशबू आती है उससे, तो उसको अगर तुम्हें आइसोलेट करने घर में कर सकते हो? कर सकते हो? करा है इसका? नहीं। बादाम से ऑयल निकाला है कभी? तो क्या कहते हैं, तो ये कि घर में क्या है इसका नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या करेंगे, लैब में जाओगे और लॉन्ग को ले जाओगे, फिर उसके बाद एक अपरेटस होता है, उसको बोलते हैं सॉक्सरेट अपरेटस, हॉट कंटिन्यूस अपरेटस है सॉक्सरेट अपरेटस, उस अपरेटस का यूज करना पड़ेगा आपको, और क्या डिस्टिलेशन प्रोसेस के यूज करना पड़ेगा आपको, इसमें बहुत प्रोसेस होगी, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, इसमें कोई सॉल्वेंट भी लगेगा, तो इसके लिए ये क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि हमें इसमें लैब की आवश्यकता है, लैब के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, सॉल्वेंट की आवश्यकता है, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है ना, है या नहीं है? तो इसलिए जो होता है, ये क्या होता है, एक्सपेंसिव। आगे बढ़ो। Present in
plant in large quantity. इसी में प्राइमरी में चौथा पॉइंट लिखो, प्रेजेंट इन प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी, प्राइमरी में लिखो। सेकेंडरी में लिखो, प्रेजेंट इन प्लांट much, present in plant in much smaller quantity than primary metabolites. First of all, present in plants in much smaller quantity. Present in plant in much smaller quantity than primary metabolites. ठीक है, क्या बोल रहा है ये जो होता है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट में, जो होता है वो अच्छी खासी मात्रा में मिलेगा। अगर आपको स्टार्च निकालना है तो राइस से स्टार्च अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा, ठीक है। पोटैटो से स्टार्च आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल जाएगा। मगर आप कहीं आपको वोलेटाइल वाले लॉन्ग सा करना है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में और बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत महंगा प्रोसेस होगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, 2-3 दिन लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत कम क्वांटिटी में मिलेगा आपको, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलेगा ये बात। और वो भी जो है वोलेटाइल वाले तो रूम पे आ जाएगा रूम टेम्परेचर, तो उसको आपको डीप फ्रिज में रखना पड़ेगा, -6 सेंटीग्रेड में रखना पड़ेगा इसको, वहाँ भी माइनस उसको मेंटेन करना चाहिए उतना ही, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत कम क्वांटिटी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्राप्त होगा, ठीक है। यस, समझ आया ये पॉइंट? लास्ट में लिखो पांचवा पॉइंट, सिंपल इन नेचर। पांचवा है ना, सिंपल इन नेचर, सिंपल इन नेचर। सेकेंड मेटाबोलिज्म कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो बताइए इसको क्या समझाना है? मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जैसे ये जो होता है वो नेचर में क्या होता है, सिंपल होता है, जबकि ये क्या होता है तो कॉम्प्लेक्स नेचर के होता है, जैसे कि एल्कलॉइड्स में करते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स वगैरह होता है, ये नेचर में क्या होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इनका जो डायग्राम बनाएंगे आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। 6th पॉइंट को जनरली डोंट हैव एनी प्राइमरी, ठीक है, जनरली don't have any biological or pharmacological action. Generally don't have any biological or pharmacological action या activity क्लियर। दूसरे में लिखो, सेकंड में have marked have marked pharmacological or therapeutical activity on pharmacological or therapeutical activity on human body, full stop, responsible for human body, responsible for medicinal value of plant, responsible for medicinal
वैल्यू VALUE ऑफ प्लांट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको ये रटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसको समझ रहे हो आप लोग? क्या क्या बोल रहा है ये जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म है इसमें कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। ये एक ऐसा चीज है जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है, इसके बारे में पढ़ाऊंगी आपको, ये भी चैप्टर है पूरा न्यूट्रास्यूटिकल्स का कोर्स के अंदर। तो ये जो एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते हैं हम लोग, मतलब जैसे कि हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, तो ये अगर हम प्लांट से ले रहे हैं तो ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं। जैसे कि हम आलू ले रहे हैं तो उससे हमें स्टार्च मिल रहा है, ठीक है, जो हमारे किसके लिए है, रोज की एनर्जी के लिए है ना। कोई हमें ऐसा तो नहीं है कि कोई बीमार है तो उसको हम आलू दे रहे हैं कि यार मेरे स्टार्च से सही हो जाएगा, ऐसा है नहीं। कोई एक ऐसा मेडिसिन नहीं है, ये एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स की तरह है। जैसे जिंक नहीं आता, जिंक की टैबलेट्स आती हैं, जिंकोविट वगैरह आता है, कैल्शियम की गोलियां आती हैं, विटामिन की गोलियां आती हैं, ये एक ऐसा कि न्यूट्रास्यूटिकल टाइप है, फूड है ऐसा, एक फूड की तरह हम ले रहे हैं प्राइमरी मेटाबॉलिज्म ना, रोजमर्रा की न्यूट्रिशन के लिए, रोजमर्रा के काम के लिए। तो ये एक ऐसा कोई एक मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसी बीमारी को ये ठीक नहीं कर रहा है, ये हमारे केवल एनर्जी की आपूर्ति के लिए, नई एनर्जी की पूर्ति के लिए ही है प्राइमरी। जबकि जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होता है उसमें कुछ थेराप्यूटिक एक्टिविटी होती है या कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, किसमें, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। जैसे हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड्स है, वोलेटाइल ऑयल है ना। जैसे आपसे मैंने कहा कि क्या कहते हैं, क्लोव में क्या पाया जाता है, यूजिनॉल पाया जाता है, उसके वोलेटाइल ऑयल में क्या पाया प्रेजेंट होता है, यूजिनॉल। तो ये यूजिनॉल जो केमिकल कंपाउंड है वो किस काम होता है, जो टूथ एक होता है, हमारे दांतों में दर्द होता है तो वो सारे क्रीम्स में, वो सारे लिक्विड जो भी आप ड्रॉप डालते हैं तो उसमें जो होता है वो यूजिनॉल होता ही होता है, क्योंकि ये इसकी मेडिसिन एक्टिविटी है टूथ एक में यूजिनॉल की। वो उसका खासियत है कि हमारे टूथ एक को वो उसके ट्रीटमेंट के लिए ठीक है ना। और जैसे डिजिटलिस है, ठीक है, डिजिटलिस पढ़ा है आपने, तो डिजिटलिस जो है कार्डियक एक्टिविटी शो करता है, मतलब कार्डियोटोनिक बनाने में काम आता है। मतलब कि डिजिटलिस जो है वो हमारे जो हार्ट की मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स मतलब हार्ट की जो मसल्स हैं उनको स्पेशली उनको क्या नाम दिया गया, कार्डियक मसल्स बोलते हैं, हार्ट की मसल्स। तो कार्डियक मसल्स जो है उनके लिए टॉनिक का काम करता है। हम टॉनिक लेते हैं ना, ग्रोथ के लिए बच्चों को भी टॉनिक देते हैं, हम भी टॉनिक लेते हैं स्वस्थ रहने के। तो हमारे हार्ट के लिए टॉनिक जो है वो डिजिटलिस से बनता है, ठीक है। तो डिजिटलिस प्लांट के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसके लिए, उससे क्या कहते हैं, क्या बनता है, हार्ट टॉनिक बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज है सेकेंडरी, क्योंकि वो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स का फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक एक्टिविटी होती है, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो ये कह रही है कि हैव मार्क्ड फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑन ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो करता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिसिनल वैल्यू ऑफ प्लांट, जो कि मतलब कि प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कि प्लांट, हम ऐसा कहेंगे कि प्लांट के अंदर उसकी आपको मेडिसिनल वैल्यू उसकी है, ठीक है। प्लांट के मतलब प्लांट एक मेडिसिन की तरह हम ले सकते हैं, जैसे कि हम तुलसी लेते हैं और क्या कहते हैं, और क्या ले सकते हैं, हम सेना भी लेते हैं, ठीक है, अदरक लेते हैं, ये सारे, ठीक है, उसकी मेडिसिन वैल्यू तब इसलिए तो ले लो आप। तो एग्जांपल के लिए लिखिए प्राइमरी में कार्बोहाइड्रेट कॉमा, ये छठे नंबर का कार्बोहाइड्रेट 7 नंबर है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आया स्टार्च, ये सारे जो स्टार्च सेलुलोज है ना, ये कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो स्टार्च और सेलुलोज में टूटता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर है स्टार्च, सेलुलोज
कॉमा लिपिड, कॉमा लिपिड अलग हो गया। फिर ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च और सेलुलोज आ गए ना, और दूसरा लिपिड आ गया। लिपिड के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सारे किससे बनते हैं? लिपिड से बनते हैं। लिपिड के अंदर फैटी एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा आ गए? उसके अंदर डीएनए और आरएनए। ये समझ गए? तो ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के तीन क्या हुए? प्राइमरी मेटाबॉलिट्स हुए ना, है ना? अब दूसरे में लिखो, सेकेंडरी में क्या आ गया? फिर एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन, लिखो एग्जांपल के लिए सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स में लिखो एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन, टर्पेनॉइड्स, और कौन से हुए? वोलेटाइल ऑर्गेनिक बोला था, रेजिन्स, ये सारे आ गए ना सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स। और एक चीज और, ग्लाइकोसाइड्स, क्या है? ग्लाइकोसाइड और टैनिन, रेजिन, हाँ, SINS, रेजिन। ये सारे जो किसमें आए? सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स। सब क्लियर हो रहा? प्राइमरी मेटाबॉलिट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। दोबारा समझाने? नो मैम, क्लियर ना? यस मैम।